योगेश चिले साहब हमारे साथ हैं फ्रॉम माय फेवरेट पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। योगेश चिले साहब नमस्कार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट पे कर दिया। नमस्कार, वंदे मातरम। आप फर्स्ट क्लास आ रही है सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। कैसे हैं? एकदम मजे में सर। सर क्या रिस्पॉन्स आया सर राज ठाकरे साहब को? कल देखा हमने शिवाजी बाग पे, क्या मीटिंग। माफ कीजिएगा, मैं जान करके झगड़ा नहीं डाल रहा हूं, लेकिन राज ठाकरे साहब के लिए ज्यादा तालियां बजी, मोदी जी के लिए इतनी नहीं बजी। सारी तालियां राज ठाकरे साहब के लिए बजी। अब इसके पीछे क्या वो हमारा सर होम ग्राउंड है, तो हमारे होम ग्राउंड पे जब राज साहब खड़े रहेंगे जी तो ऑब्वियस है ज्यादा तालियां उनके लिए ही बजेगी। करेक्ट, आई एग्री विद यू, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। और राज ठाकरे साहब ने क्या भाषण दिया साहब, मजा आ गया सुन के, वेरी गुड। इसका इम्पैक्ट हो रहा है सर क्या? राज ठाकरे साहब जो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, इसका प्रभाव पड़ रहा है अच्छे तरीके से हर जगह पे? सर जरूर प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए, महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक परंपरा रही है जी। यहाँ पे जितने भी अच्छे लीडर थे, ये हमेशा जब भी भाषण करने के लिए खड़े रहते हैं तो हमने पिछले 5 सालों में क्या किया है इस पे ज्यादा जोर देते हैं, और अगले 5 सालों में हम क्या करने वाले हैं ये लोगों को बताते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में शुरू है, तो वहां पे आजकल यही चल रहा है, गद्दार सरकार, खोखे सरकार, असली नकली फड़तूस, सूरत गुवाहाटी, इसके आगे कोई भी नहीं जा रहा था। कल का माननीय राज साहब का जो भाषण था उसमें उन्होंने महाराष्ट्र की जो पुरानी परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा, उसको उजागर किया, लोगों के सामने रखे। किसी के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की। केंद्रीय नेतृत्व हमारे महाराष्ट्र में आए थे, उनके सामने उन्होंने महाराष्ट्र के फेवर में जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, वो उनके सामने रखी और लोगों को बताया कि ये मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी से चाहिए। इस चीजों के लिए मैंने उनका सपोर्ट किया। दुरुस्त बात। राज साहब ठाकरे जी ने क्लियर कट कहा उस भाषण में, उन्होंने क्लासिक एग्जाम्पल तुष्टिकरण का, राजीव गांधी का शाहबानो केस का जिक्र किया। बोले कि जिस प्रकार से आप आउट ऑफ द वे गए और अपीसमेंट पॉलिटिक्स, कोर्ट ऑर्डर को ओवरटर्न करके इस महिला को अन्याय पहुंचाए, एक समाज को आपको तुष्टिकरण करना था। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो मोदी साहब भी वही कह रहे थे, तुष्टिकरण तुष्टिकरण। मोदी साहब आगे जाके कह रहा है कि यही तुष्टिकरण ने इस देश को पूरा बर्बाद करके रखा है। कैसे देखते हो चिल्ले साहब? सर आपने देखा रहेगा 2014 से जिस तरीके से बीजेपी को और खास करके मोदी साहब को समर्थन मिल रहा है, उसकी वजह ये है क्योंकि लोग परेशान हो गए थे इस तुष्टिकरण से। अगर ये चीजें 2014 के बाद 5 साल में अगर कांग्रेस रोकती और हिंदुओं के हित के बारे में बात करती, जो कि इस देश में बहुसंख्या है, उनके बारे में अगर बात करती, तो शायद 2019 में कांग्रेस को कुछ आशाएं थी। लेकिन 2014 की ही गलतियां उन्होंने 2019 में की और 2024 में भी वो वही गलतियां कर रहे थे। तो जो गलतियां उन्होंने पिछले 10 साल में किए हैं, वही अगर रिपीट करेंगे तो 2024 में भी उनको कोई समर्थन किसी का मिलने वाला नहीं है सर। राज साहब ठाकरे जी ने बहुत सारे चीज उन्होंने दिखाया कि आर्टिकल 370 बहुत अहम था इस देश के राष्ट्रहित के लिए, नेशनलिज्म के लिए। राम मंदिर 500 साल से जो नहीं बन रहा था, वो मोदी साहब और पूरी सरकार ने बना दिया। उस चीज को हाईलाइट कर दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मेरा दिल से इस चीज के लिए बहुत समर्थन है। आगे जाके उन्होंने कुछ कंडीशंस भी रखे कि मराठी भाषा का रिकॉग्निशन होना चाहिए। जो हिस्ट्री बुक्स में, इतिहास के जो किताब है, उसमें मराठा राज जो जिस प्रकार से सच्चाई में था, उस चीज का वर्णन उस ढंग से होना चाहिए। और आगे जाके फोर्ट्स के बारे में शायद कुछ बोले कि प्रोटेक्ट द फोर्ट्स। चिरे साहब, ये कैसे आपको लग रहा है जो राज साहब ने बोला है वो राष्ट्र हित और महाराष्ट्र के हित में है? हाउ डू यू सी दैट चिरे साहब? सर पहली बात तो जब हमने समर्थन दिया था, अनकंडीशनल सपोर्ट किया था मोदी साहब को, तब सभी हमसे ये बात कर रहे थे कि आपने मराठी छोड़ दी क्या? मराठी के मुद्दों को आपने पीछे छोड़ दिया। अभी आप जो समर्थन कर रहे हैं इसमें तो मराठी कहीं भी आती नहीं। उन सबको करारा जवाब कल के भाषण में राज साहब ने दिया है। आपने देखा रहेगा, पहला जो मुद्दा हमारा था, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा, रिकॉग्निशन,
ये हमारी पहले से मांग थी और उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है वो पूरा क्राइटेरिया हमने पूरा किया है, फिर भी हमको पिछले 10 सालों से वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। मोदी साहब के सामने माननीय राज साहब ने ये बात रखी है और हमें विश्वास है कि जल्द ही मराठी भाषा को रिकग्निशन मिल जाएगा। दूसरा, जो मराठी साम्राज्य आपको खुद को मालूम है, लगभग 125-150 साल तक मराठों ने इस देश पे राज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पे वर्चस्व रख रहे थे। हमने पूरे देश को 125 या 150 साल तक एक संग रखा था। जो सब अभी हमें सिखाया जाता है, आप कोई भी सीबीएसई या आईसीएसई का बुक लीजिए, उसमें आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम के ऊपर 1 या 2 पेज के ऊपर आपको इतिहास मिलेगा नहीं, जबकि ये पूरा मुगल साम्राज्य मराठों ने खत्म कर दिया था। आप ज्यादा बोल रहे हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में पूरा बुक के बुक उन्होंने लिख के रखे, लेकिन मराठा साम्राज्य के बारे में इनको 1 या 2 पेज ये लिख नहीं सकते जी। पूरे दुनिया में एक रिवाज है कि आप जहां पे जीतते हैं उस वही इतिहास आपके युवा पीढ़ी के सामने रखा जाता है। एक भारत ही ऐसा दुर्भाग्यशाली देश है जहां पे आपके हार का इतिहास लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इनमें छात्र तेज बढ़ेगा कैसे सर? इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जिन मराठों ने इन सब मुगलों को खदेड़ डाला, यहाँ से हटाया, उन मराठों का इतिहास हमारे युवा पीढ़ी को सिखाना जरूरी है। ये डिमांड उन्होंने की। फिर महाराष्ट्र में आपने देखा है 350 के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज के किले हैं। इन किलों का पुनर्निर्माण करना जरूरी है। राजीव सर भी इस कमेटी में थे, उनको मालूम है, उनको मुझसे ज्यादा जानकारी किलों के बारे में उनको है। तो अगर किलों का पुनर्निर्माण होता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का और मराठों का पूरा इतिहास देश के सामने आ जाएगा। दुनिया भर से लोग ये देखने के लिए आ जाएंगे। एक पुतला आप खड़ा करेंगे तो सिर्फ उस पुतले के आजू बाजू का जो एरिया है वही डेवलप हो जाएगा, लेकिन पूरा महाराष्ट्र अगर आपको डेवलप करना है तो यहाँ पे किलों के माध्यम से टूरिज्म बढ़ाना जरूरी है। यही माननीय राज साहब ने अपने डिमांड में रखा है। सर डिमांड तो ये थी, उन्होंने मुंबई गोवा हाईवे, आपको तो मालूम है 17 सालों से मुंबई गोवा हाईवे पूरा हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसने मुंबई गोवा हाईवे का ये जो प्रश्न है किसी के सामने रखा है। पहली बार माननीय राज साहब ने ये केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा है। तो अभी हमें लगता है कि हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है मिस्टर रविंद्र चौहान, ये इस बात को सीरियसली लेंगे और इस दिसंबर को जो उन्होंने डेडलाइन दी है, दिसंबर तक मुंबई गोवा हाईवे पूरा हो जाएगा। और लेकिन सबसे योगेश चिले जरूरी बात जो उन्होंने कही, योगेश चिले साहब, हाँ, ये सामने से बात आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए मुश्किल होने वाली है उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि राज ठाकरे साहब के साथ वो एक मंच पर हैं, एक मंच पर थे। अब इन लोगों ने समाजवादी पार्टी जैसे है या कांग्रेस है या आरजेडी है लालू जी की, उन्होंने बिहार में कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी तो राज ठाकरे को बढ़ावा दे रही है, जिनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहां से पीट पीट के भगाया था। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप योगेश चिले साहब? सर अभी ये विषय पीछे गया है, अभी कोई ये विषय निकालता नहीं। बीच में जिसने ये सब्जेक्ट निकाला था उसकी हालत आज बीजेपी ने क्या करके रख दी है आप खुद ही देख रहे हैं। आसाम में 80 उत्तर प्रदेश के भाइयों को गोली मार के खदेड़ दिए थे, गोली मार के। महाराष्ट्र में किसी ने गोली नहीं मारी थी। तो यूपी की जनता, बिहार की जनता अभी ये सब राजनीतिक दल जो बात कर रहे हैं उनसे परे हो गई है। अभी इन पे कोई भरोसा नहीं रख रहा है। पिछले 10 साल से यूपी बिहार के किसी भी आदमी को यहाँ पे तकलीफ हुई नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से माननीय राज साहब ने हिंदी में अपनी भूमिका इन सबको बताई है। हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आपके राज्य अगर विकास करेंगे तो आपको आपका घर छोड़ के यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। ये बात अभी यूपी और बिहार के सभी युवाओं को मालूम पड़ गई है। इसलिए ये कितना भी चिल्लाए, इसका कोई असर अभी उन पे होने वाला नहीं है सर जी। चले साहब, आगे जाके मोदी साहब ने कहा कि एमवीए सरकार ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोक के रखा था, उन्होंने आगे बढ़ने नहीं, चाहे वो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट्स हो, कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हो, अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, एमवीए सरकार ने उसको डिले कर दिया, रोक दिया, जो महाराष्ट्र के हित में नहीं था। और मुंबई का वो गौरव, वो जो मंच पर बैठे थे सब लोग मिलकर उसको वापस कैसे लाएंगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट होगा, उस पर काम होगा।
तो ये जो एलिगेशन मोदी साहब ने लगा, एमवीए डिले किया हर प्रोजेक्ट, इसको आप कैसे वर्णन करोगे? सर आपने देखा महाराष्ट्र में तब उद्धव बालासाहेब ठाकरे साहब की सरकार थी और उद्धव बालासाहेब ठाकरे लगभग 2 साल मंत्रालय में गए ही नहीं। अगर वो मंत्रालय में 2 साल गए नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका दबाव क्या रहेगा? आप घर से ही अगर सरकार चलाना चाहते हैं डर के वजह से, तो लोगों को कौन बचाएगा? तो पिछले जो उनका जो कालखंड है 2 साल का, उसमें उन्होंने काम किया ही नहीं, तो कौन से प्रोजेक्ट सर आगे बढ़ेंगे? यही बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने रखी, महाराष्ट्र के सामने रखी कि आपने जिस मुख्यमंत्री को आपने चुना नहीं था, एक्चुअली वो जबरदस्ती आके मुख्यमंत्री पद पे बैठ गए थे। इन्होंने 2 साल में कोई भी प्रोजेक्ट आगे आने नहीं दिया, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा होने नहीं दिया। यही उनको बताना था और ये बात महाराष्ट्र के हर युवा को मालूम है कि महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी कुछ भी डेवलपमेंट हुआ नहीं था। जी, लेकिन जहां तक के राज ठाकरे जी का खुद का प्रश्न है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि अभी तो ठीक है आप सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, लेकिन और मोदी जी से आपकी अपेक्षा भी है कि वो महाराष्ट्र की ओर देखेंगे, अच्छा काम करेंगे वगैरह, लेकिन अपनी पार्टी को लेकर के आप उसको कैसे बढ़ाएंगे सर? क्योंकि उसके एकदम बाद 2 या 3 या 4 महीने के बाद महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन आने वाली है, वहां तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, वहां तो चुनाव आप लड़ेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं वो जरा बताएं ना सर। सर पहले तो आपने पिछले लगभग 1.5-2 साल से देखा है, हम पूरा हमारा जो ध्यान था हमारे संगठन में था। हमने हमारा संगठन इतने अच्छी तरीके से अभी बनाया है, आप देखेंगे इस विधानसभा चुनाव में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग उतरेंगे इलेक्शन में, आपको रिजल्ट दिखेगा सर। और हमें वैसे भी हमारे पार्टी का नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, महाराष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने वाली ये पार्टी है। तो विधानसभा में हम तो चाहेंगे हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग विधानसभा में जाए और उस तरीके से हमारी पूरी तैयारी चालू है, हो जाएगी ये 1 या 2 महीने में सर पूरी। तो भले ही प्रदीप जी भले ही बीजेपी आपके साथ रहे या ना रहे, कहने का मतलब ये हो नहीं, हमने अभी जो सपोर्ट दिया है वो माननीय मोदी साहब को दिया है, ये सपोर्ट बीजेपी को नहीं है। विधानसभा के वक्त जब साहब खुल के बोलेंगे कि हम अभी विधानसभा के लिए महायुति के साथ गए हैं, अब तक हम गठबंधन में नहीं है सर, हम चाहते मोदी साहब पंतप्रधान बने, इसलिए ये मोदी साहब को समर्थन है। जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा तब शायद बीजेपी के साथ या फिर शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन हो जाए, फिर उस हिसाब से काम करेंगे हम। फिलहाल हम अकेले ही काम कर रहे हैं सर। चले साहब, ये बात हुआ कि हिंदुत्व को छोड़कर उद्धव ठाकरे जी ने दामन पकड़ लिया कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार जी का, जिसको मोदी साहब ने कहा दोनों अभी नकली है, बिकॉज उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे जी के विचार और आइडियोलॉजी को दूर दरकिनार कर दिया है और गारंटी लेने के लिए कहा। बोले कि राहुल गांधी अब तो शांत है सावरकर, वीर सावरकर के इशू पर चुनाव के बाद फिर बोलेगा, मोदी साहब का कहना है। इनका कौन गारंटी लेगा? क्या उद्धव ठाकरे जी लेंगे या शरद पवार जी लेंगे कि राहुल गांधी जी आइंदा कभी भी वीर सावरकर के बारे में गलत शब्द बोलना, गलत आरोप लगना, क्रिटिसाइज करना, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? वीर सावरकर को लोग मानते हैं, रिवर करते हैं महाराष्ट्र में। चले साहब। सर पहली बात तो बाला साहब ठाकरे जी से परंपरा थी कि आप जब भी स्टेज पे खड़े हो जाते हैं तो आप पहली बात कहते हैं, जो मराठी में हम कहते थे कि जमलेल्या माझ्या साऱ्या हिंदू बंधूंनो भगिनींनो और मातो, तो हिंदू ये शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शब्द उद्धव ठाकरे जो उनके सुपुत्र है उन्होंने बोलना बंद कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आपको हिंदुओं की जरूरत नहीं है। उनकी सभा में इस्लाम के जो झंडे थे वो लहराए जा रहे थे, ये कोई भी मराठी आदमी ये सहेगा नहीं। ये जो सभा होती थी शिवसेना नाम ही बाला साहब ने हर घर पे, मैं लालबाग में रहता था सर, आज भी रहता हूँ, तो लालबाग में हर घर के दरवाजे पे शिवसेना ने लिखा था
गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इतना बाला साहब हिंदुत्व को मानते थे, उनके सुपुत्र ने उसी हिंदुत्व को बाजी में रख दिया था। जो बाला साहब कहते थे कांग्रेस के साथ अगर जाना पड़ा तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, उसी बाला साहब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस के साथ बैठ के साथ में सत्ता में बैठे थे। तो ये मराठी इंसान, मराठी आदमी ये कभी नहीं सहेगा। और रही बात पवार साहब की, तो पवार साहब पे महाराष्ट्र भरोसा ही नहीं करता हिंदुत्व के बारे में। ये आज अरे प्रकाश आंबेडकर साहब ने 4 दिन पहले कहा था कि संजय राउत को जब हमने बोला कि आप इस चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, अगले 5 साल तक आप ये लिख के दे दो, ये लोग माने नहीं सर, इनका कुछ भरोसा नहीं है। आज ये बीजेपी को गालियां दे रहे क्योंकि बीजेपी इनके साथ नहीं है। कल अगर मुख्यमंत्री पद के ऑफर इनको मिल जाए तो ये बीजेपी के साथ जाएंगे, ये लिख के नहीं दे सकते। वैसे ही आज राहुल गांधी सावरकर जी के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको जरूरत है महाराष्ट्र में हिंदू वोटों की। और अगर सावरकर जी के बारे में बात करेंगे तो वो हिंदू वोट मिलेंगे नहीं। कल चुनाव हो जाइए, इनकी कुछ सीटें आएंगी तो फिर राहुल गांधी वापस बोलना शुरू कर देंगे। ये कोई राहुल गांधी का भरोसा नहीं रख सकते, ये विश्वास नहीं दे सकते सर। राज साहब ने बात करते करते ये भी कहा कि सब मुसलमान को मैं शक से आंखों से नहीं देखता हूं। बहुत सारे देश के साथ एकदम जिगर लगा के काम करने वाले, मातृभूमि को अपने सीने से लगाने वाले मुसलमान भी है, मगर मैं उन लोगों को इंक्वायरी चाहता हूं जो ओवैसी के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन पे रेड होना चाहिए, उन पे कसना चाहिए, उन पे सरकार इंक्वायरी करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन राज साहब ने किया, और खास करके उन्होंने ओवैसी का जिक्र करते किया कि उनके साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनका बहुत इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का जरूरत है। चले साहब। सर पहली बात तो आपको मालूम है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी बात को दिया जाता है खास करके शिवसेना और मनसे में, वो हिंदुत्व के दिया जाता है। तो जो बाला साहब बात करते थे हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ है। हिंदुत्व का मतलब ही ये है कि जो मुसलमान देश के बारे में बात करते हैं, जो मुसलमान देश से प्यार करते हैं, वो भी हिंदुत्ववादी है। हमारी खुद की पार्टी में इतने मुसलमान लड़के काम करते हैं कि आप अगर उनके नाम और उनके पद देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे सलीम मामा है नासिक में, हमारे कॉर्पोरेटर थे, आज भी वो हमारे साथ है। इतना बीच में लाउड स्पीकर का मैटर होता, उसके बाद भी सलीम मामा हमारे साथ है। हमारे निजामुद्दीन करके एक हमारे कार्यकर्ता है जो अंधेरी के गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष है सर। तो मुसलमान मनसे से डरते नहीं, क्योंकि हमारा जो हिंदुत्व है वो बाला साहब के विचारधारा से तैयार हुआ हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व शरद पवार के विचारधारा का नहीं है। उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व शरद पवार जी के विचारधारा से तैयार हुआ है, इसलिए उनको हरे झंडे लेके खड़ा रहना पड़ता है। हमारे यहाँ पे भगवा झंडा रहेगा, फिर भी मुसलमान हमारे साथ आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है हम झूठ नहीं कहते। जो भी राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हमारे भाई है और उनको हम भाई से ज्यादा चाहते हैं। जैसा राज साहब ठाकरे जी ने कहा कि आप संविधान नहीं बदलोगे मोदी साहब, हमको मालूम है, बट जितने इंडिया अलायंस के लोग बार बार संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, तो एक मैसेज ऐसा चला गया कि आप 400 लेके आएंगे, जितने भी सीट लेके आएंगे उसमें आप संविधान को बदलने का प्रयास करेगा। तो मैं तो जानता हूं, मगर लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया अलायंस का कैंपेन एक जबरदस्त कैंपेन रहा, चाहे वो शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका खड़गे साहब, सब ने कहा और बार बार हर मंच पे कहे लोकतंत्र खतरे में और संविधान को ये लोग बदलने वाले हैं। तो एक कमिटमेंट राज साहब ने कि मोदी साहब आपको, बीजेपी को कमिटमेंट देना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र में और इस संविधान को कोई चेंज नहीं करेंगे स्पेशली। तो इस चीज को कैसे देखते हो? वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट राज साहब ने कहा। सर पहली बात तो संविधान में आज तक 100 बार बदल हुए। जरूरत रहती है, जब भी जरूरत रहती है अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं, नए नियम लाने पड़ते हैं, वो ये चेंजेस तो होती रहती है। सबसे बड़ा चेंज जो कल नरेंद्र मोदी साहब ने बताया था, जो बात सच है कि ओरिजिनल जो संविधान है उसमें रामायण की तस्वीरें थी, महाभारत के कुछ चित्र थे, ये सब कांग्रेस सरकार ने बाद में निकाल दिया। तो संविधान में चेंज अगर किसने किया है तो कांग्रेस ने किया है। ओरिजिनल कांग्रेस में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये वर्ड ही नहीं थे।
ये वर्ड किसने लाए? तो आप कांग्रेस, एज अ कांग्रेस, आप बार बार संविधान में जो उसका मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे को आप बदलते रहे, तो आप किसी और पे ये इल्जाम लगा के फायदा क्या है? जब से मोदी सरकार आई है पिछले 10 सालों में, आप मुझे बताइए संविधान के मूल ढांचा को अभी तक उन्होंने टच भी किया है क्या? जो भी अमेंडमेंट है ये बार बार बदले जाते हैं, 100 के ऊपर अमेंडमेंट आज तक आए हैं। तो हमें किसी को नहीं लगता आप हिंदुत्व की बात करेंगे इस्लाम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान बदलेंगे। उल्टा आप देखिए दुनिया भर में जहां पे भी इस्लाम बढ़ा हुआ है, मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा हुई है, उस देश का संविधान खतरे में आया है। जिस देश में हिंदू की संख्या ज्यादा है, जिस प्रदेश में हिंदू की संख्या ज्यादा है, वहां पे संविधान कभी भी खतरे में नहीं आया है। तो इनको क्यों डर लगता है कि हिंदू अगर यहाँ पे इस देश में प्रभावशाली बनेंगे तो संविधान खतरे में आएगा? इसलिए माननीय राज साहब ने कहा एक बार आप बता दो पूरे देश को कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, ना ही उसका ढांचा बदलने वाले। रेलवे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और महाराष्ट्र के। राज साहब ने उसका हाईलाइट कर दिया, बोले रेलवेज में आप जरा, आपको फंड ज्यादा देना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, रेलवे के पूरे जो सिस्टम है उसको बहुत बदलाव करना पड़ेगा। ये मुंबई और ठाणे, नवी मुंबई का हार्ट बीट है, लोग पूरे इसमें टोटली डिपेंडेंट है। तो क्या आप लगता है कि मोदी जी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, जो रेलवे इसका स्थिति राज साहब ने हाईलाइट किया उस सभा में? सर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर शाम के वक्त या सुबह के वक्त मुंबई में आएंगे, मुंबई का कोई भी आप स्टेशन देख लीजिए, आप रेलवे में चढ़ नहीं सकते सर। एक तो यहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं उनको आना बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर रेलवे में सुधार कर दीजिए। दोनों में से एक चीज आपको करनी ही पड़ेगी। अगर बाहर से आने वाले लोगों को आप पाबंदी नहीं लगा सकते तो आपको रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा बदलना पड़ेगा और ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, तभी जो बाहर से लोग आते हैं उनको हम हमारे साथ ले सकते हैं। अन्यथा ये जो अभी चल रही है ना मर मर के, ये जो रेलवे चल रही है ये ज्यादा देर नहीं चल सकती सर। आप कितना डिफरेंस लाएंगे? अभी मुंबई का जो रेलवे है वो हर दो रेलवे के बीच में सिर्फ 1.5 या 2 मिनट का फासला है। आप कितनी रेल बढ़ाएंगे? आप क्या हर 10 सेकेंड में नई रेल लाएंगे वहां पे पटरी पे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक तो उसके लाइंस बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो वर्टिकल जो हम कहते हैं वो रेल आपको लानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा लगेगा और ये पैसा केंद्र को देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे केंद्र के अंदर आता है। इसलिए उन्होंने ये डिमांड माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास की थी। लेकिन एक चीज़ तो है कि जहाँ तक के लोकल नेटवर्क का प्रश्न है, उसको अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है। इतने सालों से मेट्रो रेलवे लेकर के आ रहे हैं हम लोग, रोड्स लेकर के आ रहे हैं, फ्लाईओवर्स लेकर के आ गए, कोस्टल रोड बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ जो है, जो मेन असली चीज़ जो है वो इट इज़ नॉट, इट इज़ द लोकल नेटवर्क। तो उसको अपग्रेड करने में लोगों को हिचकिचाहट क्यों है? क्योंकि एक पहले भी प्रपोजल आया था, एमएनएस की तरफ से ही आया था कि अभी जो लोकल ट्रेन चलती है उसके ऊपर एक और एलिवेटेड ट्रेन चले, बड़े आराम से हो जाएगा सब कुछ, सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका वो है। तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? चले सर ये जो आपने अभी बात कही है एकदम दुरुस्त बात है। हमारी डिमांड ही वही है कि आप एलिवेटेड ट्रेन लाओ, लेकिन उसके लिए जो पैसा लगेगा सर वो केंद्र को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब केंद्र के अंदर आता है। महाराष्ट्र सरकार के अंदर लोकल ट्रेन भी नहीं आती, ये ट्रेन भी केंद्र के अंदर आते, तो उनको ही पैसा देना पड़ेगा। या तो फिर आप महाराष्ट्र सरकार के साथ कोलैबोरेशन में इस तरीके का कुछ नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो विल पावर चाहिए, ये विल पावर केंद्र से ही, जो हमें विश्वास है मोदी जी जरूर इस पे ध्यान दे देंगे। क्योंकि मेट्रो में या बाकी सब चीजों से कितने लोग जाएंगे? सर इसका मूल जो है वो एक ही है, जो माननीय राज साहब ने पूना के सभा में भी कहा था, कोंकण के सभा में भी कहा था, आप बाहर से आने वाले लोगों को कम करो या रोको उनको मुंबई में। मुंबई आइलैंड है, मुंबई कोई जमीन नहीं है, ये तो आइलैंड है, इस पे ये ज्यादा जोर ले ही नहीं सकती। आप कितना वर्टिकल करेंगे सर? कितने टावर्स बनाएंगे? नहीं कर। हर जमीन की, हर आइलैंड की एक खुद की ताकत रहती है ये सब सहने की।
मुंबई अभी इससे बहुत बाहर निकल चुकी है, इससे आगे निकल चुकी है। अभी आपको एक तो ये सब जो बाहर के हैं उनको रोकना पड़ेगा, या मुंबई में जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए ये जो चालू है ना, दूसरी मुंबई, तीसरी मुंबई, चौथी मुंबई, ये इसीलिए चालू है क्योंकि मुंबई अभी लोगों का जो वजन है वो सह नहीं पाएंगी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर सह नहीं पाएंगे अभी इससे ज्यादा। जी, लेकिन जहां तक के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न है मुंबई में, सबसे बड़ी बात है, ये राज ठाकरे साहब न जाने कितनी मर्तबा बोल चुके हैं कि हम लोग बस कोलैप्स करने वाले हैं। सीधी बात है, आज की तारीख में जो मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा भार नहीं ले पाएगा। जहां पर सिर्फ 15 या 20 लोग रहा करते थे, जैसे बंगले हुआ करते थे, आज वहां बिल्डिंग बन गई है, वहां पर 300 लोग रह रहे हैं, 400 लोग रह रहे हैं, 150 लोग रह रहे हैं। वाटर सप्लाई, सीवेज, पार्किंग, रोड्स, ये कहां से आएंगे? तो इसका विजन सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे जी के पास है और कोई पार्टी इसके बारे में बात नहीं करती है। क्या जब राज ठाकरे साहब ने ये बात की, क्या नरेंद्र मोदी जी का रिस्पांस पॉजिटिव था, या पहले जब उनकी बात हुई है क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस उधर से मिला है? चिले साहब। सर, जितना हम माननीय राज साहब को पहचानते हैं, हमें मालूम है इसका पॉजिटिव रिस्पांस आने के बाद ही उन्होंने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, अन्यथा वो नहीं करते थे। और ये अनकंडीशनल सपोर्ट ही हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र में फंड लाएगा, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट लाएगा, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल मूवमेंट लाएगा। आज हम आप बताइए ना, इंडी पे अगर हम भरोसा करेंगे तो इंडी में ऐसा कौन है जो महाराष्ट्र के बारे में सोचेगा? ये खुद के राज्य के बारे में नहीं सोच सकते। ये मुलायम सिंह यादव, ये यूपी का अभी तक डेवलपमेंट नहीं कर सका। ये नीतीश कुमार के जो यादव है, ये खुद बिहार का डेवलपमेंट अभी तक नहीं कर सके, ये महाराष्ट्र के बारे में सोचेंगे सर? ये पवार साहब सिर्फ बारामती का डेवलपमेंट कर चुके, उसके बाहर उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। आप बताइए, क्या लातूर का डेवलपमेंट शरद पवार साहब ने किया है? क्या कोंकण का डेवलपमेंट शरद पवार साहब ने किया है? ये सिर्फ बारामती के ऊपर ही उनका ध्यान था। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट कर सके। आपने खुद उद्धव ठाकरे जी का 2 साल का सरकार देखा है एज अ चीफ मिनिस्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1.5 साल तक कोविड था सर, वो तो जाने दीजिए ना, छोड़िए वो तो। क्या 1.5 साल तक सर कोविड था? अरे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता भी घर से बाहर निकल के अस्पताल में लोगों की मदद कर रहे थे। ये तो चीफ मिनिस्टर थे, ये तो 2 साल तक घर में डर के मारे घर में बैठे रहे। इनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे, ये मातोश्री के बाहर नहीं निकल रहे थे डर के मारे। तो ये डरपोक लोग क्या महाराष्ट्र का ख्याल रखेंगे? क्या महाराष्ट्र के लिए सोचेंगे? कोंकण में क्या इनके प्रति सिंपैथी है? बिकॉज एक बातें फैला जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के प्रति लोग बहुत सिंपथाइज कर रहे हैं और ये सिंपथाइज वोट्स में बदली हो जाएगा और वोट्स इनको भयंकर बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा और कोंकण में अच्छा परफॉर्मेंस होगा उद्धव ठाकरे जी का। आप कोंकण से बहुत वाकिफ हो, जानते हो कोंकण के लोग किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। क्या एक सिंपैथी वेव है उद्धव ठाकरे जी के लिए कोंकण में? सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोंकण में सबको मालूम है, जब नारायण राणे साहब मुख्यमंत्री बने थे तब कोंकण के रास्ते कोंकण में बने थे, कोंकण में टूरिज्म बढ़ा था। तो आप ये लोग कितना भी नारायण राणे साहब को गाली दे, उनका तरीका बात करने का शायद गलत हो सकता है, लेकिन काम करने का तरीका उनका गलत नहीं है। कोंकण का आज तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ दो जो मुख्यमंत्री थे, एक तो ए आर अंतुले साहब और दूसरा नारायण राणे साहब, इनके कालखंड में ही कोंकण का डेवलपमेंट हुआ था। इसीलिए माननीय राज साहब कोंकण में नारायण राणे साहब के लिए गए थे, अन्यथा वो वहां पे जाते नहीं थे। दूसरी बात, ये जो विनायक राउत है उनके प्रत्याशी विरोधक जो है, जब मुंबई गोवा हाईवे थोड़ा सा तैयार हुआ था तब इन्होंने टोल नाके लगाए थे और उसका कॉन्ट्रैक्ट ये विनायक राउत का लड़का लेने वाला था। जब हमने जोरदार उसको विरोध किया तब इनको दूसरे दिन न्यूज़पेपर में बताना पड़ा कि जब तक रास्ता पूरा नहीं होता तब तक मुंबई गोवा हाईवे पे कोई भी टोल नहीं लगेगा। तो ये सब चिटर है सर।
ये कोकण का विकास ये लोग नहीं कर सकते, ये कोकण के लोगों को मालूम है। मैं खुद कोकण से हूँ, मुझे मालूम है कोकण में कोई भी वेव नहीं है। हम और हमारे कोकण का और एक आपको स्पेशल बताता हूँ, हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर दूसरे जो प्रदेश है महाराष्ट्र में उनसे सबसे ज्यादा है। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग अनपढ़ नहीं है, इसलिए हमारे लोग जानते हैं किसको वोट करना है। और कोकण में अभी नारायण राणे साहब के पीछे कोकण खड़ा हुआ है, आप देखेंगे कितने डिफरेंस से नारायण राणे साहब चुन के आएंगे इस चुनाव। जी थैंक यू सो मच सर योगेश रेड्डी साहब, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। और ज़बरदस्त रहा शिवाजी पार्क का, शिवाजी पार्क की Thank you, रैली sir. और राज ठाकरे साहब का भाषण ज़बरदस्त, और बहुत Thank अच्छा you, लगा thank you, sir. प्रधानमंत्री जी के साथ देख करके राज ठाकरे साहब को। Thank नमस्कार, you, sir. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय भवानी, हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। प्रदीप जी, वंदे थैंक यू मातरम। सो मच चिरे जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।